नमस्कार। आज बात हम करते हैं देश की राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है उस पर। कर्नाटक के परिणाम आ गए, अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री भी तय हो गया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में अलग उथल पुथल चल रही थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, डीके शिव कुमार होंगे, अब तय हो गया। शिव कुमार की भी भूमिका धीरे धीरे और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो पूरे देश में एक नई बातचीत शुरू हुई है, खास तौर पर राजनीति को लेकर, कि क्या ये जो चुनाव का परिणाम कर्नाटक का आया है इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जाए। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करते हैं इस चुनाव परिणाम के साथ साथ दो और मुद्दों पर, और वो मुख्य तौर पे जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि ये जो परिणाम आया है, इस परिणाम के बाद अगर हम पूरा आकलन करें तो क्या ऐसा है कि मोदी का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी समझने की है कि क्या बीजेपी में अंदरूनी कुछ ऐसी खींचतान शुरू हुई है कि 2024 का परिदृश्य अलग हो सकता है। तो इसको थोड़ा ठीक से समझिए। देखिए, चुनाव परिणाम जिस दिन कर्नाटक का आया उसी दिन उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव के परिणाम भी आ रहे थे। आज से पहले, हालांकि पिछले कुछ सालों से निकाय के चुनाव के परिणामों को लेकर के भी मीडिया बहुत हंगामा करता है, बहुत हल्ला मचता है। पहले ऐसा होता नहीं था। पंचायत के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, इस पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान होता नहीं था। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इसी पर बात होती थी। लेकिन अब निकाय के चुनाव के साथ साथ पूरे देश में एक दृश्य बनाया जाता है कि इससे पार्टी की ताकत का अंदाजा लग रहा है। तो उधर बीजेपी हार रही थी कर्नाटक में, बुरी तरह से हारी, और इधर उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में एक तरीके से बीजेपी निकाय के चुनाव में अपनी पकड़ बहुत तेज से आगे बढ़ा रही थी, और धारदार तरीके से जो भी जितने भी मेयर्स थे, जितने भी पूरे प्रदेश में, सब के सब सीटें, सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश में चली गई योगी के खाते में, यानी बीजेपी के खाते में। और पंचायत चुनाव या नगर निगम के चुनाव दूसरी भी सीटों पर बहुत ज़्यादा मार्जिन से, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी रही, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई। इस चुनाव परिणाम के बाद अब आपको मैं कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं। इन ट्वीट्स के जरिए आप इस पूरे परिणाम को समझने की कोशिश करिए। आप देखिए, जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं वैसे ही जाहिर सी बात है कि कांग्रेस या बीजेपी जो भी जीतेगी पार्टी, वो पार्टी अपने लोगों के बारे में बात करेगी और उसको लेकर के उसका बखान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। और इस ट्वीट को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये ट्वीट आपको स्पष्ट करेगा कि क्या बीजेपी के अंदर कुछ उथल पुथल मच रही है। पहला ट्वीट देखिए आप राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, योगी भी मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर हैं, राजनाथ सिंह भी ठाकुर हैं, और कई बार मीडिया का धड़ा हो, सोशल मीडिया पर हो, राजनीतिक चर्चा में हो, ये बात कही भी जाती है कि भाई वो एक अंदर अंदर कहीं ना कहीं ठाकुरवाद पनपता है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। उनका ट्वीट आता है और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी पर अपना विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का बहुत बहुत आभार। पहली बात है, स्पष्ट है, देना है आभार। यह शानदार जीत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार में जनता के विश्वास और प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं भूपेंद्र जी के साथ साथ की संगठनात्मक कुशलता का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर योगी और भूपेंद्र जी को, इन दो लोगों को ही इस पूरे चुनाव परिणाम के लिए बधाई दी और उनको इसका श्रेय दिया। इसमें कहीं भी ना जेपी नड्डा की बात थी, ना कहीं योगी आदित्यनाथ के अलावा न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात थी, न कहीं अमित शाह की बात थी। ये राजनाथ सिंह का ट्वीट है।
इसके बाद एक ट्वीट आप और देखिए, ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से है, यानी बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है सोशल मीडिया का, वो एक तस्वीर स्पष्ट तौर पर रिलीज करता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पीछे खड़े हैं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। और इस ट्वीट में बीजेपी ने इस ट्वीट में कहीं भी योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र जी किसी को भी कहीं कोई श्रेय नहीं दिया, सीधे सीधे एक फोटो लगा दी और कह दिया कि भाई जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार, और इस तस्वीर के जरिए स्पष्ट कर दिया कि पार्टी किसकी है, पार्टी में किसका वर्चस्व है। इसको थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री हैं, बहुत कद्दावर हैं, और भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है तो उस जोड़ी में दूसरे नंबर पे हैं। तो अमित शाह लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर सभी कार्यकर्ताओं और उसके बाद भूपेंद्र जी यानी प्रदेश अध्यक्ष को, पूरी टीम को बधाई। दूसरे नंबर पे यह विजय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में फिर आते हैं मुख्यमंत्री जी की सरकार के जन कल्याण के कार्यों पर मुहर है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भाई ये आप देखिए, आप तीसरे नंबर पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मजबूरी है। अब आप देखिए उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री को पहले, योगी आदित्यनाथ को दूसरे नंबर पर अगर रखते तो लोग कहते कि भाई ये अलग राजनीति चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, भूपेंद्र जी को और ऊपर कर दिया, यानी प्रदेश अध्यक्ष को और ऊपर कर दिया, और उसके बाद उन्हीं को जीत का श्रेय दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को सबसे नीचे लेके आ रहे हैं। ये 3 ट्वीट मैंने आपको इसलिए दिखाए कि ये ट्वीट्स आपको समझने के लिए काफ़ी है कि अंदर की राजनीति कैसी चल रही है। जाहिर सी बात है, इसके बाद चर्चा शुरू हुई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के बयान दिए। अंदर मीडिया, सोशल मीडिया पर एक पूरा वर्चस्व दिखने लगा अलग अलग तरीके से सब लोगों का। मैं ये ट्वीट्स आपको आज इसलिए दिखा रहा हूँ और इस पे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये कहावत है कि हारने वालों के आगे और जीतने वालों के पीछे दुनिया चलती है, और ये स्पष्ट तौर पर अब दिखने लगा है। जाहिर सी बात है कि पिछले 9 सालों में लगातार एक ही बात जब आप कहेंगे तो आपकी बात का जो रिपीट होने का तरीका है वो आपके आभा मंडल को कम करता है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। परिणाम कर्नाटक में बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा, पूरी ताकत लगाई उन लोगों ने, उसके बावजूद उनके पक्ष में नहीं रहा। और यहां पर योगी ने अपनी ताकत पर, अपनी बदौलत प्रदेश में निकाय के चुनाव में झंडा गाड़ दिया। तो क्या यह मामला इतना छोटा है? देखिए, दरअसल क्या है कि मामला छोटा इसलिए नहीं है कि प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं, बल्कि अगर दुनिया के देशों की तुलना करें तो कई, मतलब दर्जनों देशों, बल्कि 50 देश से ज्यादा बड़ी आबादी वाला एक राज्य है। देश में भी देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। उस 80 लोकसभा की सीटों में आज भी 62 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। जाहिर सी बात है कि केंद्र की गद्दी पर बैठने के लिए, वहां पहुंचने के लिए रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। यूपी के बिना आप केंद्र की गद्दी नहीं पा सकते, और केंद्र की गद्दी में पहुंचना होगा तो आज की तारीख में आप योगी आदित्यनाथ को बीजेपी साइड करके या उनके साथ बैर मोल के नहीं कर सकते। इस बात को इस तरीके से भी समझिए। अब 2 बातें मुख्य तौर पर लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और दूसरा, बीजेपी के अंदर योगी वर्सेस मोदी का अब जोर चलने लगा है। मैं दोनों बातों को जल्दी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव के परिणाम का असर तो पड़ेगा, लेकिन अगर ये कहते रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो उनको 2018 भी याद करना चाहिए। 18 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्य कांग्रेस ने जीते थे, और 19 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई। तो दरअसल क्या है कि देश में
अभी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें पब्लिक केंद्र में और राज्य में बिल्कुल अलग अलग किस्म की सरकारें चाहती है। पूरे विरोध के बावजूद पहली बार सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ। भाई योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बनने की रेस में अचानक आए, लोगों को पता चला। जाहिर सी बात है, हम सब लोग उस वक्त के गवाह हैं, ये तय हो चुका था। जो एलजी हैं अभी कश्मीर के, वो बनने जा रहे थे मुख्यमंत्री, उनकी सारी तैयारियां हो गई थी मनोज सिन्हा जी की, और अचानक से संघ ने मुहर लगा दी योगी आदित्यनाथ पर। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात और समझिए। भाई वो आरएसएस के आए हुए व्यक्ति नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो आरएसएस के व्यक्ति नहीं है। वो उस हिंदू महासभा के व्यक्ति हैं जिसकी स्थापना सावरकर ने की थी। आप समझ रहे हैं? तो वो सारी प्रक्रिया से होकर के वो सत्ता में बैठे हैं, ताकतवर हैं। और इस बार जो उन्होंने निकाय चुनाव में प्रयोग किया, ये प्रयोग दरअसल एक बड़ी राजनीति या एक राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ने के संकेत हैं। योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में क्या किया? 50 से ज्यादा मुसलमानों को अलग अलग सीट पर टिकट दिए। भाई जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो, उन सीटों पर वो मुस्लिम कैंडिडेट्स बहुतायत संख्या में जीत कर आए। तो एक जो पूरा आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाया जाता है एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का, वो उन्होंने इस निकाय के चुनाव में एक तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की। जब वो ये कहते हैं कि भाई हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो उस परिस्थिति में वो एक कदम ऐसा रहा इस बार कि वो उस कदम की जो जमीनी हकीकत है वो चुनाव में परिणाम में तब्दील हो गई और लोगों को दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि हो सकता है जिन सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं वो मुस्लिम बहुल सीट हो, और वहां पर अगर वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती बीजेपी तो तब भी वो जीत के आते, ये हो सकता है। लेकिन मैं उन मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए भी कह रहा हूं कि, और उन वोट देने वालों के लिए भी कह रहा हूं कि उन्होंने बीजेपी को स्वीकार तो किया। अगर कैंडिडेट मुस्लिम है और उसको वोट नहीं देते मुसलमान तो वो नहीं जीतते, लेकिन उन्होंने वोट दिया, यानी कि कैंडिडेट जिसने उम्मीदवारी स्वीकार की उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और जिन्होंने वोट दिया उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो एक तरीके से राज्य की राजनीति में उन्होंने एक अलग प्रयोग किया, उस प्रयोग का परिणाम भी उनको मिला है। अब इन ट्वीट्स के जरिए जो मैंने आपको दिखाया अभी, उस ट्वीट्स के जरिए ये भी स्पष्ट हो गया है कि अंदरूनी लड़ाई तो चल रही है। क्योंकि भाई 2024 तो ठीक है कि आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन 2029 तो नहीं लड़ेंगे, ये तो भी स्पष्ट है। उम्र का एक तकाजा होता है। अब अमेरिका के बाइडेन की तरह क्या हो जाएंगे मोदी और क्या करेंगे वो अलग भविष्य की बातें हैं, लेकिन भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य पूरा रहा है उसमें ये तो स्पष्ट है कि 2024 भले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लड़े, 29 तो नहीं लड़ेगी। कांग्रेस को भी लगता है कि 2024 ही लड़ाई है। 2024 अगर हार गए तो 2029 उनके लिए मुश्किल होगी। बीजेपी को भी लगता है कि लड़ाई तो 2024 ही है, अगर 24 में थोड़ी सी भी ऊंच नीच अब हुई तो मुश्किल होगी। इसलिए क्योंकि परिणाम तो दिखने लगे हैं। अब हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने के बावजूद क्या योगी और योगी के चाहने वाले या उनका पूरा धड़ा इस परिस्थिति में है कि वो सहर्ष रूप से स्वीकार कर ले? दरअसल क्या है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझिए कि लड़ाई अब दूसरे नंबर की है, यानी मोदी के बाद कौन। उस रेस में बीजेपी के चाहने वाले हों, समर्थक हों या मीडिया के एक्सपर्ट्स हों, सबको लगता है कि मोदी के बाद योगी हैं जो उसी हिंदुत्व की विचारधारा पर प्रबल रूप से आगे बढ़ रहे हैं। एक पूरा धड़ा अमित शाह को भी मानता है, बाकी सारे लोगों को भी, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब बात होती है प्रधानमंत्री पद की तो लोग अमित शाह के नाम पर चुप्पी लगा जाते हैं, स्पष्ट तौर पे दिखता है। कल को हो जाए तो हो सकते हैं, परिस्थितियां क्या बनती हैं। भाई कई बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री कोई भी बना है, परिस्थिति ये है
कि बीजेपी के अंदर खाने में अब 2024 की लड़ाई को लेकर के स्पष्ट मत विभाजन दिख रहा है। और जाहिर सी बात है कि 2024 का रास्ता बिना यूपी के तो जाएगा नहीं। अगर बिना यूपी के नहीं जाएगा तो बिना योगी के नहीं जाएगा, और बिना योगी के नहीं जाएगा तो योगी क्या नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए यूपी उनकी गोदी में डालेंगे? यहां पर प्रश्न ये उठता है कि अगर कुछ ऐसी समस्या होती है और वो नहीं ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी तो मुश्किलें हैं, क्योंकि एक बार सत्ता से अगर किन्हीं वजहों से बाहर हुए तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इस चुनाव में स्पष्ट हुआ है एक चीज, विधानसभा के चुनाव में जहां ये साफ हुआ कर्नाटक में कि मुसलमानों ने सिर्फ उन्हीं को वोट दिया जो बीजेपी को हरा सकते थे। और मैं स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि उत्तर प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो, मुस्लिम बहुल समुदाय विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट देगा जो बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन निकाय के चुनाव में ये परिस्थिति इसलिए बदली क्योंकि उनके पास बीजेपी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो अब उत्तर प्रदेश में ये पूरा जो महकमा है, जो पूरी लड़ाई है, वो 80-20 की लड़ाई है। वो इशारों में और कहें तो साफ शब्दों में योगी कहते रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में गोलबंदी होगी। और इस गोलबंदी का फायदा भले ही कर्नाटक में बीजेपी को नहीं मिला हो, लेकिन पूरे देश में जब ये गोलबंदी होगी तो उसका फायदा उसको मिलेगा। और यही प्रयास, यही कोशिश आगे आने वाले दिनों में भी दिखेगी। लेकिन इस चुनाव के बाद ये तो स्पष्ट हो गया, साफ तौर पे दिख रहा है कि योगी और मोदी दो गुट अब बीजेपी में सत्ता में तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिणाम क्या होंगे वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। साथ ही जो एक सवाल उठता है कि क्या ये सेमीफाइनल था कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, तो हमने एक दिन चर्चा में भी बात की थी और इसे हमने सेमीफाइनल के तौर पे तो बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि हर विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहा जाता है और परिणाम कुछ और आते हैं। लेकिन एक तरीके से खतरे की घंटी तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का असर पब्लिक पर थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर ये बीजेपी की उल्टी गिनती स्पष्ट तौर पे तो नहीं दिख रही, लेकिन उनके लिए संकेत तो ज़रूर दे रही है। फिर हाजिर होंगे, फिर बात करेंगे कुछ नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।